का सुनना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मकवाना आज आपको विश्व इतिहास का टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाया जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति, ये जो क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। इस क्रांति से पूर्व विश्व में 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक अनेक घटनाएं हुई और उन घटनाओं में सबसे पहले इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1681 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ये जो है 1776 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति अर्थात फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई थी। इसके बाद रूस की क्रांति, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी और ये क्रांति दो चरणों में हुई थी। यानी ये क्रांति मार्च में हुई थी जिसको मार्च क्रांति के नाम से जाना जाता है, और एक क्रांति नवंबर में हुई जिसको नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। मार्च की क्रांति और नवंबर की क्रांति, और इन क्रांतियों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत में भी क्रांति हुई। अर्थात भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भारतीयों ने भी क्रांति की थी। अब मुख्य बिंदु अपना है फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति जो हुई उससे पहले, क्रांति से पहले फ्रांस की क्या स्थिति थी, फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो क्रांति से पूर्व फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश राजतंत्र वंशानुगत शासन प्रणाली थी। वहां के जो राजा थे अर्थात जो शासक थे वो निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे और अपने हिसाब से अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। उस शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं थी क्योंकि वो स्वेच्छाचारी शासक थे। और उसकी जो शासन की जो व्यवस्था थी उसको आशिया रेजिम, आशिया रेजिम या पुरातन व्यवस्था के नाम से जाना जाता। आशिया रेजिम एक ऐसी व्यवस्था थी कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, धार्मिक जो व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था ऐसी थी कि उस जो राजा के अनुसार ही व्यवस्था चलती थी। अर्थात इस व्यवस्था के द्वारा वहां की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। आशिया रेजिम अर्थात पुरातन व्यवस्था के प्रमुख शासक निम्न थे, जिसमें सबसे पहले हेनरी चतुर्थ। इसका समय 1590 से 1610 ईस्वी तक। हेनरी चतुर्थ शासक बनने से पहले
प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था और प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होने के कारण वहां का शासक नहीं बन सकता। तो इसने बाद में प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़कर कैथोलिक धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया? कैथोलिक धर्म को अपना लिया था, अर्थात कैथोलिक धर्म का अनुयायी बन गया। कैथोलिक धर्म का अनुयायी बनने के बाद ही हेनरी चतुर्थ का राज्याभिषेक हुआ, अर्थात वो फ्रांस का शासक बना। हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में बूर्बो वंश की स्थापना की, अर्थात बूर्बो वंश का संस्थापक था ये। बूर्बो वंश का संस्थापक हेनरी चतुर्थ। हेनरी चतुर्थ के समय इन्होंने प्रोटेस्टेंटों को, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था उनको, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, जिसको कहते हैं नांत का अध्यादेश। नांत का अध्यादेश। तो ये नांत का अध्यादेश इन्होंने 15 अप्रैल 1598 ईस्वी को जारी किया। ये अध्यादेश ये होता है कि इसमें जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों को इस अध्यादेश के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, जिससे उनको क्या मिली? धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। अब ये जो प्रोटेस्टेंट ये और कैथोलिक जो थे, ये ईसाई धर्म, हाँ, यानी ईसाई धर्म के दो भाग थे। एक तो था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक। ये दो धर्म यानी ईसाई धर्म के दो भाग थे और हेनरी चतुर्थ इसका अनुयायी होने के कारण ही शासक बना। अब हेनरी चतुर्थ के बाद इसका उत्तराधिकारी लुई 13वां बना। हेनरी चतुर्थ का उत्तराधिकारी लुई 13वां। इसका समय 1610 से 1643 ईस्वी तक था। इसके समय इसका प्रधानमंत्री रिश्लू था। इसके समय एस्टेट जनरल का एक अधिवेशन बुलाया गया था। एस्टेट जनरल का एक अधिवेशन बुलाया गया था और इस अधिवेशन में ये अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उस समय की आर्थिक व्यवस्था जो थी, उस आर्थिक व्यवस्था का समाधान करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया। तो लुई 13वें ने क्या किया? इस अधिवेशन को 1614 ईस्वी में स्थगित कर दिया। एस्टेट जनरल का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। अब एस्टेट जनरल क्या होती है? एस्टेट जनरल जो है एक संस्था थी उस समय की, और ये संस्था जो है 3 वर्गों में विभाजित थी। प्रथम वर्ग
प्रथम वर्ग में पादरी थे, द्वितीय वर्ग कुलीन थे, तृतीय वर्ग में जनसाधारण लोग। अब ये जो तीन वर्ग थे अर्थात स्टेट जनरल तीन वर्गों में विभाजित थी। पादरी, प्रथम वर्ग पादरी, द्वितीय वर्ग कुलीन, तृतीय जनसाधारण। अब इनका अलग अलग मत होता था, एक मत पादरी का, एक मत कुलीन का और एक मत जनसाधारण का था। अब जिसको बहुमत होता था उसके द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किया जाता। तो ये जो दो वर्ग थे, ये दोनों वर्ग राजा के विश्वास पात्र थे और इनको विशेषाधिकार प्राप्त था। जनसाधारण को किसी तरह का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनकी संख्या पादरी जो है इनकी संख्या 300 थी और द्वितीय वर्ग इनकी संख्या 291 थी और इनकी संख्या 610 थी। संख्या में ये जनसाधारण अधिक थे, ये वर्ग संख्या में क्या थे, अधिक थे, लेकिन अधिक होने के बावजूद भी इनका एक ही मत माना जाता था और ये दोनों थे, इन दोनों जो है दोनों का एक एक होके इनका बहुमत हो जाता था और बहुमत के कारण इनके द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जाता था वो कानून बन जाता था। तो ये थी स्टेट जनरल। अब स्टेट जनरल की, स्टेट जो जनरल था इसकी स्थापना 1302 ईस्वी में स्टेट जनरल की स्थापना हुई। इसके बाद इसका प्रथम अधिवेशन 1320 ईस्वी में हुआ था। फिर इसका अधिवेशन 1576, फिर 1588 में इसका अधिवेशन हुआ था। फिर एक तो अधिवेशन इस समय हुआ था और अब जो ये अधिवेशन हुआ था 1614 ईस्वी, इसके बाद स्टेट जनरल का 175 वर्षों तक किसी तरह का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कितने वर्ष तक? 175 वर्षों तक इसका कोई तरह का अधिवेशन नहीं हुआ और 175 वर्ष बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन लुई सोलवे के समय में हुआ था। फिर इसके बाद लुई 13वें के बाद लुई 14वां जो है वहां का शासक बना। लुई 14वां इसका समय 1643 से 1715 ईस्वी तक। लुई 14वें के समय फ्रांस यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। इसके समय फ्रांस की सीमाओं का विस्तार हुआ था और उस समय जो सामंत थे, सामंतों के पास जो अवशिष्ट जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को भी लुई 14वें ने अपने अधीन कर लिया था, अर्थात उनकी शक्तियों का दमन कर दिया था और वहां की जो शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय व्यवस्था थी, उसको अपने हाथ में ले लिया। लुई 14वें के समय वो फ्रांस की कला, साहित्य और संगीत का विकास हुआ, इसलिए इसका काल फ्रांस के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कला, इसके समय कला, साहित्य और संगीत की उन्नति हुई थी
अर्थात विकास हुआ था। इसके इसके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल का ये जो शासक था निरंकुश राजा था और इस पर देवी अधिकारों का विश्वास था और देवी अधिकारों का विश्वास होने के कारण इसने क्या कहा? क्योंकि मैं ही राज्य हूं, यानी आई एम द स्टेट। क्या कहा इसने? इसका कथन है मैं ही राज्य हूं, यानी ये किसने कहा? लुई XIV। अब इसके समय इन्होंने लुई XV को सलाह दी, अर्थात लुई XV को कहा कि वे अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहने का प्रयास करना, मेरी तरह युद्धों का चाव मत रखना और जनता का हित करना। ये जो है लुई XIV ने किसको कहा? लुई XV को, 15वें को ये बात कही थी। ये बात कही थी कि मेरी तरह युद्ध का चाव मत रखना, शांति से रहना और जनता का हित करना, भला करना। ये बात इन्होंने कही थी। और जब इस लुई XIV की मृत्यु हुई तो वहां की जनता खुशी से झूम उठी, खुशी से झूम उठी और ईश्वर को धन्यवाद दिया। क्या दिया? ईश्वर को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि इसके शासन से वहां की जनता बहुत परेशान हुई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी लुई XV। लुई XV शासक बना। इसका समय 1715 से 1714 ईस्वी तक था। ये लुई XV जो था अयोग्य था, आलसी था और विलासी था। अब इसके मंत्री भी इसके जैसे थे, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इसके जो गुण थे वो इस प्रकार के थे, तो वहां के जो मंत्री थे वो भी उस हिसाब से चलते थे। यानी कैसा था ये? अयोग्य, आलसी और विलासी। इन्होंने अपने राज्य व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके दरबार और युद्धरत होने के कारण इनकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। इसके समय से ही फ्रांस की क्रांति के बादल छाने लग गए थे। फ्रांस की क्रांति के बादल छाने लग गए थे और इसने ये कथन कहा कि मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में कट जाएगा। क्या कहा? मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में कट जाएगा और मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। क्या कहा? मेरा समय तो वर्तमान व्यवस्था में कट जाएगा और मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। और इसने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। इसका उत्तराधिकारी लुई XVI। लुई XVI इसका समय 1774 से 1792 ईस्वी तक। लुई XVI
पुरातन व्यवस्था का अंतिम शासक था। कौन सी व्यवस्था? पुरातन व्यवस्था या आशिया रेजिम जो थी, इसका अंतिम शासक। लुई 16वां जब शासक बना उस समय इसकी आयु 20 वर्ष की, 20 वर्ष का था। और जब ये शासक बना उस समय इसने किसी प्रकार की शिक्षा या अनुभव प्राप्त नहीं किया था, अर्थात इसकी किसी प्रकार की शिक्षा या अनुभव इसको नहीं मिला। और इसको जो साम्राज्य मिला वो साम्राज्य बहुत विशाल था। इस साम्राज्य की व्यवस्था वो सही ढंग से नहीं कर पाया था। और इसकी जो शिक्षा हुई एक साधु सन्यासी की तरह हुई, न कि सम्राट की तरह। अब साधु सन्यासी की तरह शिक्षा होने के कारण वो साम्राज्य को नहीं संभाल सका था, क्योंकि सम्राट की तरह इसकी शिक्षा नहीं हुई। ये जो है भला और सद्भावना वाला व्यक्ति था, भला और सद्भावना वाला व्यक्ति था और लोगों के बर्ताव में जल्दी आ जाता था। इस पर प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभाव अधिक था और उसके प्रभाव में जल्दी आ जाता। इसका जो विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी रानी मारी आंतवानेट के साथ हुआ। और ये भी जो है जब इसकी शादी इसके साथ हो गई थी तो ये भी विलासी हो गई थी, अहंकारी हो गई थी, घमंडी हो गई थी। तो इसके कारण जो है अर्थात इसके कारण एक पुरातन व्यवस्था और लुई 16वें का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो लुई 16वां जो था इसके समय में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी और क्रांति के दौरान इसको अपने पद से हटना पड़ा। अर्थात इसको 1792 ईस्वी में इसको अपने पद से हटा दिया गया और ये यहाँ से फ्रांस से दोनों यानी मारी आंतवानेट और लुई 16 यहाँ से फ्रांस से भाग। तो इस प्रकार यहाँ की शासन व्यवस्था थी, समझे ना। तो ये जो है, थैंक यू, धन्यवाद।